Hello friends, welcome you all on my YouTube channel. Well, I'm back with my next video on Tourism Administration Management chapter number 2, which is based on the new syllabus given by NTA for NET and JRF exams. So दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स नेट एंड JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड जिनका सब्जेक्ट टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं क्योंकि इसमें आपको मिलता है पूरे कोर्स का चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन, which is very helpful for you guys and very easy to understand compared to books. And I guarantee that this kind of content you will not get anywhere on YouTube or any other social sites. So guys, please like my video and subscribe this channel. Also press the bell icon so that you get the notification whenever I upload a new video. So guys, we will start with the video now. दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करते हैं आज के टॉपिक्स की जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. 5 मेन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. पहला है अर्थ मूवमेंट, सेकंड इज आइटा एरिया एंड कोड्स, थर्ड इज इंटरनेशनल टाइमिंग्स, फोर्थ इज वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिफ्थ इज टूरिस्ट मूवमेंट. सो आइए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ जो कि है अर्थ मूवमेंट. अर्थ मूवमेंट के बारे में आप सभी लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी के लेसन में पढ़ा होगा कि हाउ अर्थ रोटेट्स. सो अर्थ जो घूमती है वो अपने एक्सिस पर भी घूमती है और वो सन के चारों ओर रोटेट भी होती है, रिवॉल्व भी होती है. सो इसकी यही दो मूवमेंट्स हैं बेसिकली. सो अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सो जो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करती है उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं एंड अपने एक्सिस पर जो घूमती है उसे रोटेशन कहते हैं. Our second topic is longitude and latitude. So longitude and latitude are two lines which are basically to know the location at the earth. So just like every actual house has its address, every single point on the surface of earth can be specified by the latitude and longitude coordinates. सो लॉन्गिट्यूड, ये जो लंबी लाइंस हैं ऊपर से नीचे की तरफ, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ जो लाइंस हैं वो दोज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. सो ये जो प्लस का साइन बनता है टू नो द लोकेशन, टू स्पेसिफाई द लोकेशन. फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, जो भी लोग अगर पबजी खेलते हैं तो उसमें व्हेन यू सी थ्रू द स्कोप ऑफ अ गन, जब आप एम करते हो तो वहाँ वो आप जहाँ भी टारगेट करते हो वो प्लस का साइन वहाँ पर आता है. सो एक लंबी लाइन होती है, एक लेफ्ट टू राइट वाली लाइन होती है. तो वो जो लाइन जहाँ पे क्रॉस करती हैं वो वहाँ आप एम करते हो. सिमिलरली ये प्लस का साइन ही आपको लोकेशन बताता है कि अर्थ की ये लोकेशन है. वो डिग्री में हम उसको जान सकते हैं. जैसे इंडिया का लोकेशन है 20 डिग्री नॉर्थ, 79 डिग्री ईस्ट. ऐसे ही अर्थ की पर कोई भी लोकेशन आपको जाननी है सो वो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के साथ ही आपको स्पेसिफाई उसे कर सकते हो. आर नेक्स्ट टॉपिक इज आइटा कोड. सो जो लोग नहीं जानते हैं आइटा क्या है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है आइटा के फंक्शन, आइटा के हेडक्वार्टर, हाउ इट वर्क्स. सो प्लीज वॉच दैट वीडियो टू नो व्हाट इज आइटा. So here we are going to talk about ITA codes. So ITA has given codes to all the airports and the cities, also to the airlines, जो आइटा के में ही डिफाइन होते हैं. इनका यूज़ ट्रैवल एजेंसीज में जब बुकिंग्स होती हैं या GDS होते हैं, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो दोज आर टेक्निकल थिंग ऑफ ट्रैवल एजेंट्स बेसिकली. सो जब उनमें यूज़ होते हैं तब वो कोड्स के जरिए एयरलाइन की इन्वेंट्री या उनके एयरपोर्ट कोड्स के जरिए इन्वेंट्री, उनके प्राइजेज एंड फेयर्स चेक किए जाते हैं. सो आइटा हैज़ गिवन कोड्स टू all the airports and the cities. So here I have mentioned some major airport codes in India. I have given a link of a PDF where you can find the list of all the airport in the world which ITA has given with the codes. So now here I have mentioned a few. For example, CCJ is for Calicut, MAA is for Chennai, BOM is the code of Mumbai, COK is for Cochin, so on. So these are the 3-digit code which are airport codes given by ITA. Next topic is Greenwich Mean Time. Greenwich is an area in London. So Greenwich Mean Time is to understand the international timing basically. पहले क्या होता था, पहले ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल रहता था कि अभी अगर हम इंडिया में बैठे तो लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा, या अमेरिका में क्या टाइम हो रहा होगा, या यूरोप में क्या टाइम होगा इस टाइम. तो उसका पहले आइडिया मून के या सन की लोकेशन के अकॉर्डिंग लगाया जाता था कि वहाँ उस टाइम ये टाइम हो रहा होगा. सो बट ना उसके बाद ग्रीनविच मीन टाइम आया. सो ग्रीनविच जो है वो, जैसे मैंने बताया, लंदन में वो एक एरिया है, वहाँ पे एक वॉच रखी गई एंड देन वहाँ के जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में, वहाँ पे वो वॉच रखी गई एंड वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग वर्ल्ड टाइमिंग सेट करी गई. सो लंदन के जितने भी राइट साइड में कंट्रीज़ हैं उनको प्लस में दिया गया टाइमिंग एंड लेफ्ट साइड में माइनस में दिया गया. सो लंदन से के हम राइट में फॉल करते हैं तो इंडिया इज़ +5:30. सो लेट्स से अगर वहाँ पर 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ 5:30 बजे होंगे. तो वॉट एवर टाइमिंग इज़ देयर इन लंदन एंड ग्रीनविच, उससे हम 5.5 घंटे हमेशा आगे ही होंगे. वहाँ 1 बजाए तो हम 6:30 होंगे, 2 बजाए तो हम 7:30 होंगे. सो सिमिलरली सारी कंट्रीज़ की टाइमिंग का कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाता है वर्ल्ड वाइड थ्रू द ग्रीनविच मीन टाइम.
नेक्स्ट इज डे लाइट सेविंग टाइम. सो डे लाइट सेविंग टाइम क्या है कि कुछ कंट्रीज़ अपने ये डे लाइट सेविंग टाइम यूज़ करती हैं, सभी नहीं करती हैं, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज करती हैं. जब गर्मियाँ आती हैं और सनलाइट काफ़ी टाइम तक शाम को रहती है, सनसेट काफ़ी लेट होता है, तो टू यूटिलाइज दैट सनलाइट वो अपनी क्लॉक को, अपनी घड़ियों को 1 घंटे आगे बढ़ा लेते हैं टू जस्ट टू यूटिलाइज दैट सनलाइट. So as I've given the definition also, DST is a practice of setting the clock forward 1 hour from the standard time during the summer months and back again in fall. So वो वापस जब सर्दियाँ आती हैं तो वो वापस उसको अपने स्टैंडर्ड टाइमिंग पे कर लेते हैं. So that is called daylight saving time, which is used in few countries in the world, not in every country. सो हमारा अगला टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी. वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हम सबसे पहला टॉपिक है वो है क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. सो अमेरिका इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका हैज़ it's huge in size and it has countries like United States, Canada, Mexico. सो वहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया होने की वजह से अलग अलग रीजन्स में हर अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेट है. सो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. लाइक फॉरेस्ट, 4 seasons, 4 different seasons with warm summers and cold and wet winters. Then we have coniferous forest, which are cold and dry with snowy winters and warm summers. Then we have Mediterranean, warm temperature with rainfall in fall and winters. So Mediterranean क्या है? Mediterranean जो सी है उसके नेबरिंग जितने भी एरियाज़ हैं, सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, उन एरिया के टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे, उनके क्लाइमेट की बात हो रही है. Then we have grassland जो मैदानी इलाके हैं. So hot summers and cold winters with rainfall. Then we have tundra. Winters are very cold, summers are warm and there is little rain. सो टुंड्रा, वॉट इज टुंड्रा? जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूँ. टुंड्रा आर बेसिकली प्लेसेस विच आर कवर्ड विद स्नो. जो आइस से ढके हुए एरिया होते हैं उन्हें टुंड्रा कहते हैं. देन वी हैव अल्पाइन. अल्पाइंस आर माउंटेन्स, स्नोई माउंटेन्स जो पहाड़ बर्फ से ढके होते हैं. सो दोज आर कोल्ड, बेसिकली कोल्ड, विंडी एंड स्नोई. सो अक्टूबर टू मई जो है उनका टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग होता है, -15-20 डिग्री तक चला जाता है. वाइल समर्स में जून टू सितंबर जो है वहाँ का समर सीजन है और वहाँ पे टेम्परेचर कभी भी 15 डिग्री से नीचे नहीं जाता है. सो मीन्स उनके समर्स भी काफ़ी ठंडी होती हैं. देन वी हैव रेन फॉरेस्ट. सो हाई टेम्परेचर एंड लॉट रेनफॉल ऑल ईयर राउंड. सो काफ़ी बारिश होती है, काफ़ी टेम्परेचर भी वहाँ का ठीक ठाक रहता है, वार्म टेम्परेचर विद नॉट मच रेनफॉल. So next is climate of South America. So again South America is again a huge region. So वहाँ भी अलग अलग एरिया हैं और उनके अलग अलग एरिया में अलग अलग क्लाइमेट है. सो इक्वेटोरियल रीजन की हम बात करें, इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज बेसिकली द लाइन विच द सेंट्रल लाइन ऑफ द अर्थ, जो उसके मध्य रेखा जिसे कहते हैं, बीच से जो जाती है. तो उसके की नेबरिंग जो कंट्री हैं, ब्राज़ील एंड गुयाना, उनकी बारे में यहाँ पे क्लाइमेट का बता रहे हैं कि the highland of Brazil and Guyana receive moderate annual rainfall and summer and the rainy season. So the equatorial region receives high rainfall throughout the year. काफ़ी बारिश होती है पूरी साल वहाँ पर. Then we have Pampas. Pampas are basically the lowlands of South America. So in Pampas lowlands of South America, winters are cooler and summers are less hot. Then we have Chile. Chile is the southernmost region of Chile has marine or oceanic type of climate, because Chile क्या है वो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न साउथ अमेरिका का पार्ट है, एंड दैट्स अ कोस्टल एरिया ऑफ साउथ अमेरिका. उसके बराबर में पानी है, तटीय इलाके हैं. सो ओशन टाइप का वहाँ पे क्लाइमेट रहता है, हमेशा बारिश रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, ये सब रहता है. देन वी हैव अटाकामा डेजर्ट. अटाकामा डेजर्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चिली एंड सदर्न पार्ट ऑफ पेरू. सो पेरू और चिली के बीच का जो एरिया आप मैप में देखेंगे, जो पेरू और चिली के बीच में जो पार्ट है, वहाँ पर वो अटाकामा डेजर्ट्स हैं. सो डेजर्ट में क्या है कि गर्मी होती है. द डेजर्ट हैज़ अ हॉट desert type of climate which is found in the northern Chile and southern Peru. The Andes mountain region climate changes according to the height above the sea level. So वहाँ जो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है उसके हिसाब से वो क्लाइमेट थोड़ा चेंज होता रहता है. Our next is topic is physical geography of India. Physical geography of India is divided into 6 parts. First is Himalayan mountain, second northern plains, third Indian desert, fourth peninsular plateau, fifth coastal plains, sixth islands. So first we'll talk about Himalayan mountains. So Himalayan mountains are also divided into 4 parts. First is Greater Himalayas, second is Lesser Himalayas, third is Outer Himalayas, fourth is Eastern Hills, which are known as Purvanchal also. So Greater Himalayas are also known as Himadri, and they have a height of about 6,000 meters from the sea level. Lesser Himalayas has a lesser height, around 4,000 meters from the sea level. Outer Himalayas range is known as Shivalik range.
and eastern Himalayas, which are known as Purvanchal, those are located close to the North Bengal. Next is northern plains. So northern plains is again divided into three parts: Punjab plains, Ganga plains, and Brahmaputra plains. So जो पंजाब प्लेन्स का जो फॉर्मेशन है that is depends on Indus River. The major part of Indus River is lies on in Pakistan now. So Punjab is our area which lies in Punjab plains. Second is Ganga plains. So Ganga plains का जो area है that is formation is done by Ganga itself. So right now the area comes under Ganga plains are Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Delhi, and West Bengal. Third is Brahmaputra plains. Brahmaputra plains covers the part of Assam and other northeast states. Next is Indian desert. So desert, the major part of desert lies in Rajasthan. जो थार है, थार का मरुस्थल है, थार desert है, that is there in Rajasthan. Fourth is peninsular plateau. So plateau is basically पठार, जो पठारी areas हैं, those lies in the center of the country. So we call it center highlands also. Those are close to Narmada River, either close to the northern part of Narmada River and southern part of the Narmada River. The northern part of Narmada River known as Malwa Plateau, and the southern part is known as triangular landmass, or we call it Deccan Plateau. Next is coastal plains. Coastal plains are divided into three parts. Those are close. We talk about coastal areas जो हैं अपने. So Konark Coast is first. Konark Coast covers and Maharashtra and Goa. Kannada Plains covers the Karnataka area. Malabar Coast covers Kerala area. So there are three coastal areas: Konark Coast, Kannada Coast, and Malabar Coast. Then we have islands. We have two islands. One is Andaman and Nicobar, which lies in the Bay of Bengal, and second is Lakshadweep, which is closer to the Malabar Coast. So these are six components of physical geography of India. Our next topic is impact of climate on tourist destinations. So climate plays a vital role on tourist destinations. For example, I'll talk about Goa in India. So Goa has a peak season from November till March. So major chunk of tourist comes in January, December and January. बट जो सीज़न है गोवा का वो अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर से शुरू होकर एंड मार्च तक होता है, एंड उसके बाद वहाँ पे ऑफ सीजन होता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट ओनली. बिकॉज मार्च के बाद अक्टूबर तक वहाँ इतनी गर्मी होती है कि पीपल डू नॉट लाइक टू विजिट देयर. ऑल्दो ऑल अराउंड द ईयर लोग ट्रैवल करते हैं अब तो, बिकॉज टूरिज्म हैज़ इंक्रीज लॉट, बट देयर प्रायोरिटी द मेजर चंक ऑफ टूरिस्ट गोज इन द सीजन ओनली. सिमिलरली इन यूरोप, इफ़ आई टॉक अबाउट यूरोप में सर्दियों में जो अक्टूबर के बाद के जो सीज़न है उसमें बहुत ठंड होती है, माइनस में फ्रीजिंग में हो जाता है टेम्परेचर, तो उसमें लोग कम जाना पसंद करते हैं. जबकि समर्स में वहाँ पे 15 से लेके 25 तक का टेम्परेचर होता है, विच इज़ प्लीजेंट. एशिया के लोगों के लिए, एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं वो यूरोप वगैरह ट्रैवल करने के लिए वो समर्स में ट्रैवल करते हैं बिकॉज वहाँ का सीज़न बहुत प्लीजेंट है. सो climate plays a vital role on tourist destinations because it attracts the tourist according to its season. Our next and last topic is tourist movement. So tourist movement में हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे: EIS, EIA and EMS. So we'll start with EIS. EIS is environmental impact statement. As I have mentioned in the definition, EIS is a government document that outlines the impact of a proposed project on its surrounding environment. In the United States, these statements are mandated by the federal law for certain projects. So EIS is mandatory in United States for certain projects as per the federal law. So this is the statement which outlines the impact of a project on the surrounding environment. जो भी आसपास की चीज़ें हैं, आप प्रोजेक्ट कोई लेके आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा इन्वायरमेंट पर, आसपास की चीज़ों पर, उसका एक स्टेटमेंट आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है. So that is called environmental impact statement. Second is EIA, environmental impact assessment. So this is a process of evaluating the likely environment impacts of a proposed project or development, taking into account interrelated social, economic, cultural and human health impacts, both beneficial and adverse. So जो भी आप एक प्रोजेक्ट आप प्रपोज कर रहे हैं उसका इवेल्युएशन करना, उसके इम्पैक्ट्स जानना, जो भी अच्छे बेनिफिट अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी इम्पैक्ट उसके होने वाले हैं, द असेसमेंट, द इवेल्युएशन of those impacts is called EIA, environmental impact assessment. Third is EMS. EMS is a set of process and practices that enables an organization to reduce its environmental impacts and increase its operating efficiency. So कोई भी कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसके जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, EMS क्या करता है, दैट्स अ प्रैक्टिस
कि आपके जो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं इन्वायरमेंटल पर उसको कैसे कम किया जा सकता है, हाउ टू ब्रिंग दैट इन प्रैक्टिस कि उसके इम्पैक्ट कम हो. सो EIS इज अ स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट, EIA is an evaluation assessment of the impact, and EMS is the practice of decreasing the impact. So these are three terms which are most commonly बहुत बारी एग्जाम में इनके बारे में आते हैं questions. Thank you guys. This is all from the unit 2 of tourism administration and management. For more videos, if you want more videos and more study material, you can visit tourismclasses.blogspot.com. You can find all my videos over there and study material. If you want any assistance, any help, you can write to me on tourismclasses@hotmail.com.